आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं। आज हम लोग अध्याय अध्याय 8 यानी नया अध्याय में आ जाते हैं। हम लोग इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है, समझिए, है ना। और सामाजिक विज्ञान का 8वां अध्याय है ना। तो आइए देखते हैं क्या बात है इसमें, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। अध्याय 8 कह रहा है, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। लंबा शब्द है कि नहीं? कोई बात नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, एंजॉय लेते रहिए। मैं अभी आपको एकदम समझाता हूँ, सहज सरल है, कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है ना। देखना कैसे। दो, क्या बात बोला? दो। तो क्या हमारे यहाँ दो विश्व युद्ध हुए हैं? हाँ, हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के नाम आपने सुना। अभी आप आगे पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में जाकर के समाप्त हुआ, ठीक। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध 1939 में, कब? 1939 में शुरू होगा और ये 1945 में समाप्त होगा। बात समझ गए? ये 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध चलता है। और प्रथम विश्व युद्ध तो आप पढ़ ही लिए हैं कि 1914 से लेकर के 18 तक। कब तक? 18 तक। और इसके ये दोनों के मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो बीच का दौर है, इस बीच का दौर ना, ध्यान देना यहाँ पे, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध के बीच के दौर को दो विश्व युद्धों के बीच। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा एक लाइन, ये लाइन आपको समझ में आ गया कि दो विश्व युद्धों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध यानी पूरे विश्व इसका चपेट में आया था, इसलिए विश्व युद्ध कहलाया। तो सेकेंड में भी वही हाल हुआ। तो दो विश्व युद्धों के बीच, पहला और दूसरा विश्व युद्ध के बीच रूसी क्रांति 1917 में स्टार्ट हो गया था, रूस की क्रांति भी, है ना। और महामंदी कहने का मतलब पूरे संसार में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा संकट आया, रुपए पैसे का बहुत बड़ा कमी महसूस किया गया, बहुत बड़ा कमी हुआ। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? महामंदी, यानी जो है मार्केट में मंदी आ गया। आप दुकानदारों के पास कभी जाते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि अरे अभी इस समय मंदी चल रहा है भाई, कुछ कमाई धमाई नहीं हो रहा है। तो वही बात है यहाँ पे भी मंदी का, है ना। तो वही बात है, ठीक है, जो मंदी दुकानदार लोग कहते हैं। तो ये यहाँ पे महामंदी हो गया, मतलब पूरे संसार इसके चपेट में आ गया था, इसलिए। ठीक, तो अब आप बात को समझ गए होंगे। और रसिया यानी रूस में एक क्रांति हुआ था। आइए समझते हैं वो क्या क्या क्रांति हुआ था। साम्यवाद वगैरह, समाजवाद, ये सब चले थे, लंबा प्रक्रिया है। आइए समझते हैं, मज़ेदार है, एकदम सरल सहज। आप सुनते जाइए ध्यान से, बस समझ में आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए, जैसे 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 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने लगा, जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर जाने लगा या होने लगा, वैसे वैसे पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी। पूरे यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर उठी जिसने पुराने राजघरानों यानी राजा के घरानों वाला, बड़े बड़े लोगों वाला यानी राजघरानों और तानाशाही राज व्यवस्था को उखाड़ फेंका, है ना। लोगों में ये ये प्रथम विश्व युद्ध की क्रांति जो समाप्त होने लगा, धीरे 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 लोगों में एक लहर, एक क्रांति उठ गई कि ये लोग जितने हैं ना, राजघराने और तानाशाह लोग, ये क्या है कि बहुत परेशान करते हैं, इससे हमें छुटकारा पाना चाहिए। ठीक है, तो
इससे छुटकारा पाने की वजह से इन्होंने ऐसा काम किया जो ये क्रांति कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। इसकी शुरुआत मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई। मार्च 1917 में, ध्यान रखना, मार्च 1917 में रूस की क्रांति से हुई, यानी रूस की क्रांति 1917 में शुरू हुई। ठीक है। जब वहां के सम्राट, उस समय का सम्राट माने राजा है ना, वहां के जो सम्राट जार निकोलस, कौन थे? जार निकोलस को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। इतने आंदोलन हो गया कि उन्हें क्या करना पड़ा? गद्दी त्यागना पड़ा, अर्थात उस सीट से उतरना पड़ा, है ना। धीरे धीरे यह लहर जर्मनी, और ये लहर धीरे धीरे बढ़ता गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की आदि के राजघरानों को धाराशायी कर दी गई, अर्थात उन्हें भी उखाड़ फेंक दिया गया। ठीक है। रूस में अक्टूबर 1917 को एक और क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहां साम्यवादियों की सरकार बनी। किसकी? साम्यवादियों की सरकार बनी, यानी जनता की सरकार। साम्यवादी मतलब वहां के जितने भी किसान, मजदूर, ये इनके सरकार बने। गरीबों का सरकार बना, समझ लो, मतलब जनता की कल्याणकारी करने वाला सरकार बने। बड़े बड़े लोगों को वहां के लोग जो है क्या करते थे? विरोध करते थे। ठीक है। अन्य देशों में साम्यवादी या समाजवादी सरकारें तो नहीं बनी। हमारे यहाँ जो सरकार है वो क्या है? समाजवादी सरकार है। हमारे यहाँ भारत में सरकारें तो बनी, मगर वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। और वहां पे क्या हुआ? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन किया गया। ठीक है। अब यह तो नहीं है सत्य, कैसे मान लोगे कि यही है? लेकिन है, क्योंकि देखिए ये जनता के हित के बारे में सोचेगा। लोकतंत्र का मतलब ही है कि अगर जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, अगर तानाशाह बनने लगा, तो जनता जब चाहेगी तब उस सरकार को नीचे उतार सकती है ना। यही उसका सबसे बड़ा ताकत है। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। जर्मनी में वाइमर संविधान। जर्मनी में कौन संविधान था? वाइमर संविधान। वाइमर नामक जगह पर इस संविधान की रूपरेखा बनी थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? वाइमर संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हर वयस्क, जैसे आज कह दिया जाए वयस्क उसको कहते हैं जो 18 वर्ष प्राप्त कर लिया हो। ठीक है। हर वयस्क महिला व पुरुष, अमीर और गरीब, सबको चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार मिला। लेकिन वाइमर गणतंत्र लगातार तनाव से ग्रसित था, क्योंकि एक तरफ उस पर विजयी देशों का दबाव था। जैसे विजयी देश कौन कौन थे? जर्मनी से विजयी देश होने वाला, जर्मनी तो हारा हुआ था, तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब क्या थे? विजयी देश थे। ठीक है। तो दबाव था कि वह वर्साई संधि की शर्तों को पूरा करे, और वहीं दूसरी ओर जर्मन लोगों में इसके खिलाफ क्या था? जबरदस्त गुस्सा उफन रहा था कि ये हमारा काम नहीं है। जबरदस्त गुस्सा उफन रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तुर्की में पुराने ओटोमन सुल्तान मतलब उस समय जो पुराना एक गुट था, ओटोमन सुल्तान, यानी जो अपने आप को मुसलमानों के खलीफा मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ओटोमन सुल्तान के राज्य की जगह मुस्तफा कमाल आतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ। ठीक है। कब हुआ? 29 अक्टूबर 1923 को। किसके द्वारा? अतातुर्क के नेतृत्व में, यानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन स्थापित हुआ और औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।
ठीक है। इस्लामी धार्मिक कानून की जगह लोकतांत्रिक कानून लागू किया गया और धार्मिक मदरसों की जगह सभी बालक बालिकाओं के लिए आधुनिक स्कूल व्यवस्था स्थापित की गई। इस प्रकार तुर्की एक इस्लामी साम्राज्य न रहा और एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित होने लगा। ये लोकतंत्र का अपना, ये मुस्तफा को देख लो, देख रहे हो, काला टोपी में एकदम बिल्कुल टाई लगाए हुए है ना, कोट लगाए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, सन 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, ध्यान रखना, 1929 में। 1929 में विश्व भर में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। जर्मनी में इस मंदी और वर्साई संधि के तहत हो रही हानि के कारण आर्थिक संकट गहराया। लोगों में अपनी सरकार के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा। इसका फायदा उठाकर हिटलर और उनकी नाजी पार्टी सत्ता में आई और तेजी से विपक्षी दलों व मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया, है ना। मजदूर संगठनों का क्रूरता के साथ दमन किया और साथ ही यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा। धीरे धीरे हिटलर वर्साई संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया और युद्ध के माध्यम से विश्व पर आधिपत्य जमाने की तैयारियां शुरू कर दी। किसने? हिटलर ने, ठीक है। वर्साई संधि में शर्त लागू था ना, इसलिए। तो आइए आगे देखते हैं। उन्हीं दिनों ब्रिटेन और अमेरिका में एक नए तरह के राज्य की अवधारणा विकसित हुई, जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं, अर्थात कल्याणकारी राज्य। वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कल्याणकारी राज्य। इसमें माना गया कि राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चले, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा हो और साथ में राज्य लोक कल्याण को अपनी प्रमुख जिम्मेदारी माने, अर्थात जनता के कल्याण को प्रमुख जिम्मेदारी माने। इसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी को मत देने का अधिकार हो, राज्य से स्वतंत्र संचार माध्यम हो, कम्युनिकेशन करने का बिल्कुल और आने जाने का स्वतंत्र माध्यम हो बिना रोक टोक के, बहुदलीय राजनीति आदि के साथ साथ एक दल नहीं बहुत सारे दल हों, ठीक है। नागरिकों को समान अवसर दिलवाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, निराश्रितों, बीमारों व वृद्धों की देखभाल आदि राज्य ने अपने जिम्मे में ले लिया। इस तरह के राज्य के लोक कल्याणकारी कार्य के द्वारा ब्रिटेन व अमेरिका जैसे देश सन 1929 की मंदी से उभर पाए, ठीक है। ये आपका क्या रहा, रूस की क्रांति का, ये दो विश्व युद्धों के बीच की जो है क्रांति का परिचय रहा, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब है रूसी क्रांति। कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति, ठीक है। देखिए, युद्ध के पूर्व से यानी युद्ध के पूर्व में रूस सन 1914 तक रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। रूस एक विशाल साम्राज्य बन चुका था, बहुत बड़ा सा एरिया में एक जो है राजा का शासन चलता था, जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों के बीच फैला हुआ है। कौन? रूस। रूस बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश वही है, फैला हुआ था। इसमें अनगिनत भाषा बोले जाते थे, धर्म भी, जातीयता के लोग अलग अलग भागों में रहते थे, जिन पर रूसी शासकों की हुकूमत थी। यानी रूसी शासक का हुकूमत चलता था, जैसा कहता वैसा ही होता था।
इस साम्राज्य में सत्ता अभिजात्य भूस्वामियों के हाथ में थी, जिनका नेतृत्व वहां का निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय, किसने किया? जार निकोलस द्वितीय। जार यानी सम्राट ना, ध्यान रखना, जार यानी सम्राट। तो जार निकोलस द्वितीय करता था। वह रोमनोवा वंश का था। किस वंश का था? रोमनोवा वंश का था। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी भूस्वामी ही थे। साम्राज्य के अधिकांश अधिकारी क्या थे? भूस्वामी ही थे, अर्थात भूमि का मालिक ही थे। ठीक है, आगे आइए, क्या बात है आगे। सन 1861 तक रूस में कृषकों को अर्धदास यानी सर्फ के रूप में रखा गया था, है ना, यानी अर्धदास, आधा दास ही बना दिए थे। ठीक है, किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों की अज्ञात के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे। बिना भूस्वामी की आज्ञा के, आज्ञा के दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। जब भूस्वामी अपनी जमीन किसी को बेचता था या देता था, तब जमीन के साथ किसानों को भी हस्तांतरित करता था। 1861 में जार की एक घोषणा के द्वारा किसानों को इस प्रथा से मुक्ति तो मिल गई, यानी मिली, मगर बात क्या हुआ? मगर अभी भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। किस पर मिलती थी? किराए पर खेती करने के लिए जमीन मिलती थी। जैसे मान लो 1 एकड़ जमीन है तो उसको किराए पर 10,000 रुपए किराए साल भर का है, तो वैसे दिया जाता था। जार की पहल पर भूस्वामियों ने कुछ जमीन जो आम तौर पर घटिया किस्म की थी किसानों को दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी। सोचो, अब घटिया किस्म का जमीन, बिना उपजाऊपन, कहा जाए बंजर भूमि दिया करते थे और उसका दाम भी बहुत ज्यादा होता था और किसानों को दाम चुकाना पड़ता था। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को चुकाई गई और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। जब तक वे इसे पटा नहीं देते, उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। सन 1917 तक कई पीढ़ियां बीतने पर भी किसान यह ऋण चुकाते रहे। कुल मिलाकर 1861 में सुधारों से भूस्वामी ही लाभान्वित हुए और किसान कानूनी रूप से आजाद तो हुए, मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालातों में फंस गए। देखिए, जो अर्धदास से तो उनको छुटकारा मिला, लेकिन अब यहां आर्थिक रूप से इस संकट में फंस गए। लेकिन रूस में किसी प्रकार के लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की आजादी के न होने के कारण किसानों के पास अपने बात कहने या मनवाने के लिए कोई साधन नहीं थे। अभिजात्य माने बड़े बड़े भूस्वामियों व जार यानी सम्राट मिलकर निरंकुश शासन चलाते थे। यानी बड़े बड़े लोग और जो सम्राट हुआ करता था वो सब निरंकुश, माने जिस पर कोई अंकुश न लगा सके, उसके विरुद्ध न बोला जा सके, है ना, ये लोग सब मिलकर के शासन चलाते थे, जो एक बहुत सीमित वर्ग को ही लाभ पहुंचता था। इस तरह आम किसानों की हालात सुधरने की जगह लगातार बिगड़ती चली गई। ये ऐसा आजीविका की खोज में कई किसान शहरों में बन रहे कारखानों में क्या कर रहे थे? मजदूरी करने लगे, मजदूरी करने गए और कई किसान जार की सेना में भर्ती हुए। इस तरह रूस में किसानों, मजदूरों व सैनिकों के बीच एक गहरा संबंध भी बना।
ऐसा हुआ। उसके बाद आगे है उद्योग और मजदूर। उद्योग और मजदूर 1880 के बाद रूसी शासक, कहाँ, रूसी शासक यानी रूस का शासक यानी सरकार आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे, तो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जार शाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया। किसने? रूस ने। और उन्हें कई रियायतें दी और उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा, यानी बड़े बड़े वर्गों के ही नियंत्रण में रहा, और वहां एक स्वतंत्र मध्यम मार्ग व शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहां बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपने मांगों के लिए एक साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसान परिवारों से थे और इस कारण गांव की समस्याओं से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। ऐसा तो ये समस्याएं उभरी। ठीक है, तो बस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपको मिलता है, रूस की क्रांति से क्या तात्पर्य है? रूस की क्रांति से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ये है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार का क्या महत्व है? दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से जो है बना करके और व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक, बाकी हम अगले दिन बात फिर करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दमादम पढ़ते रहिए।